जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, उसमें सब प्रॉब्लम होता है। जब आप हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो, मतलब आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप दुनिया के कोई चिंता ही नहीं करते, और फिर उसके बाद जो है उससे रेपुटेशन लॉस हो जाता है। राम जी, ऐसा भी हुआ है कि कई कंपनियों ने काफ़ी सालों तक अपनी इंटेग्रिटी बना के रखी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार अब थोड़ा सा रैट रेस में हम भी शामिल हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जजमेंट ऑफ एरर हुआ और उसमें उनकी रेपुटेशन खराब हुई। कुछ तो होती हैं जैसे कंपनी जिसको हम कहती हैं कि इनकी मैनेजमेंट तो डाउटफुल है, कुछ अच्छी मैनेजमेंट्स भी होती हैं जो काफ़ी साल तक ठीक रहती हैं, लेकिन फिर कोई कारण आता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाती है। ऐसा रहा है क्या? बाजार बहुत माफ करता है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम ईमानदार कंपनी और एकदम बेईमान कंपनी। आई मीन, एंड मार्केट इज वेरी प्रैक्टिकल, दे अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप यदि ग्रॉस मिस एलोकेशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे आप, तो फिर बाजार को डाउट हो जाता है पूरा का पूरा कि इनका टर्मिनल वैल्यू क्या है। देखिए, आप गलत काम कर रहे हैं तो अभी तो जब तक आप पावर में, जब तक आप कमांड में हैं, तब तक तो आप बहुत बड़ा काम करोगे। लेकिन टर्मिनल वैल्यू क्या है? जो गलत कर रहे हैं उनका टर्मिनल वैल्यू क्या है? जीरो है। सो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टर्मिनल वैल्यू। सो जहाँ से आपका टर्मिनल वैल्यू पे डाउट हो गया कि भाई ये कहानी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, अभी चल रही है पक्की, लेकिन आखिरी में इसका अंत खराब है, तो उसका जिसका अंत खराब है उसका वैल्यूएशन भी खराब ही रहेगा। ओके, ग्रीड एंड फियर, ये एक जैसे कहते हैं कि एक मार्केट में रोज सुनते हैं, ग्रीड एंड फियर, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी fearful, सो ये बफेट साहब का कोट है कि बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जैसे डिजिटल कंपनी में हुआ, अच्छा वो मेरे दिमाग में क्रॉस भी किया, फिर भी हम उसको चढ़ गए। वो आप हर बार लेके आते हैं उस चीज को आप इंटरव्यू में। लेकिन ये हुआ ना यार, इतना मतलब गुरुदेव ने इतना बोला, फिर भी वही गलती की है। सो बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। मतलब वो चीज कर सकते हैं। पैसा होना चाहिए जेब में। मेरे को शेयर खरीदने में कभी डर नहीं लगता है, कभी डर नहीं लगता है। तो जब सारी दुनिया फेंक दे, मतलब अंधकार नजर आया कि दुनिया का अंत होने वाला है, ये होने वाला, वो जैसे कोविड आया था, कई लोग तो ऐसा बोलो, रामदेव ये तो फर्स्ट टाइम इन ह्यूमैनिटी का कोर्स बदल जाएगा ऐसा। बोला ठीक है यार, मतलब सब बदलेगा, सब हो जाएगा, सब है ना। बाजार 20% नीचे गिर गया, अभी क्या है। मतलब बाय इनटू पेसिमिज्म, हैव ऑप्टिमिज्म व्हेन द होल मार्केट इज पेसिमिस्ट। उसमें मतलब हमने बात भी किया था उस समय, जनरली वहीं से रिटर्न फैंटास्टिक आता है। आप देखो 12,000 वाला इंडेक्स 7, 7,500, 8,000 वाला, 8,000 वाला भी 20,000, ऐसा जो SIP और जो उस समय किए हैं लोगों ने घर में बैठ के, वो तो निहाल हो गए। उन्होंने तो जबरदस्त पैसा बनाया। उस समय तो प्राइस गिर रहे थे, वो लो वॉल्यूम पे थे, तो उसका कोई मतलब भी नहीं था शायद। लेकिन वही ओनली द इंडेक्स। अच्छा, आपको मिलते थे भाव में सबसे? बिल्कुल नहीं। अच्छा रामदेव सर, आपने ये बार आप एग्जांपल देते हैं वो डिजिटल कंपनियों का, लेकिन आई एम श्योर आपने वो उसको अमल में भी किया होगा उस लॉ को कई बार, और आपके हिसाब से आपका बेस्ट फेस क्या रहा एक कोविड को छोड़कर, जब आप ग्रीडी रहे, जब बाकी लोग फियरफुल थे? एक कोई एग्जांपल याद आता है आपको? अनुज, एक्चुअली क्या है, मेरे पास कभी पैसा होता ही नहीं, आई एम 100% इन्वेस्टेड। तो बाजार ऊपर हो चाहे नीचे हो, आई एम 100% इन्वेस्टेड। तो क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा जो है रनिंग द कंपनी में है, कंपनी मतलब मीटिंग द कस्टमर्स, टेकिंग केयर ऑफ द, सो रिसर्च में ध्यान है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा ध्यान कस्टमर्स की तरफ है, कंपनी की तरफ है। तो उसी कारण से क्या है, आई एम ऑलवेज इन्वेस्टेड 100%। तो एक्चुअली मेरे लगता है कि भाई जैसे 8,000 का इंडेक्स होगा, लेकिन पैसे कहाँ है? अच्छा, हम लिवरेज करते नहीं है, क्या पता 8,000 वाला 6,000 हो जाए, तो फिर हमको बहुत तकलीफ आएगी। बिकॉज प्रायोरिटी इज टू रन द कंपनी रादर देन टू डू काइंड ऑफ अग्रेसिव बेट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो उसी कारण से क्या है कि मतलब यू कैन सी, मतलब उस समय खराब लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा कैश में होना चाहिए करके। तो लेकिन जो कैश में बैठते हैं वो 10 साल में 9 साल कैश में बैठ रहते हैं, और एक ही बार उसको मौका मिलता है 15-20 का। मैं बोला नहीं यार, द बेटर डील इज टू स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी 6-8 महीने की, मेरे ख्याल से 12 महीने तक भी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इंडिया में 6-8 महीने होती है। आप देखो, फरवरी में तो ऑल टाइम हाई था, फरवरी 20 में ऑल टाइम हाई था, मार्च में ऑल टाइम लो हो गया, और जून जुलाई तक काफी रिकवर हो गया था। सो इट इज लेस देन 1 ईयर काइंड ऑफ अ पेन। अब वो पेन लेना ही पड़ेगा आपको 10 साल में। और वो जो पेशेंस उस समय दिखाते हैं वो खराब समय में, दैट इज द रियल पेशेंस। बिल्कुल। एक और रूल जो आपको काफी अच्छा लगता है, पावर ऑफ गिविंग। ये मतलब फिलैंथ्रोपी के हिसाब से, मतलब आप अगर मार्केट में कुछ कमा रहे हैं तो लोगों के लिए भी नहीं ऐसे उसको, मतलब एक्चुअली पावर ऑफ गिविंग नॉलेज आल्सो, द बिगेस्ट गिविंग इज गिविंग ऑफ नॉलेज। ओके, व्हाट जो आपने सीखा, दुनिया को सिखाया। नहीं ये तो क्या है, ठीक है, तो सब बफेट साहब ने सब लिख के दिया है, लेकिन उन्होंने जो सबको बांटा, देखिए आपने, ही वाज सो मच अहेड, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू
in 50s were very different. I mean, आपको equity dividend yield should have been higher than bond yield. That was a kind of a concept of value in 50s and 60s. Then Buffett साहब इनसे मिले, क्या नाम है, चार्ली मंजर से, and then they decided the quality businesses are the franchises to take up, because the return on equity is very high and the companies are not distributing everything, and hence the high quality businesses का valuation should be more. ये जो चालू हुआ, और उनके बारे में जो लिखा उन्होंने फ्रेंचाइज बिजनेस का, उन्होंने कोका कोला खरीदा, अमेरिकन एक्सप्रेस खरीदा, सीज कैंडी खरीदा, सीज कैंडी से उनकी जर्नी चालू हुई, वहाँ से जो चालू हुई, फिर इंश्योरेंस खरीदा गायको. सो ये सबसे जो मतलब अच्छा, उसके बाद वो लिखते गए वो, और उससे क्या, हमारे जैसे महात्मा जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हम लोग जो गरीब लोग बैठे हुए थे, उनको सब हम लोग सब सीख गए. सोचिए आप, इतना दूर बैठ के कितने लोग क्या क्या नहीं कर पाए. सो ये जो गिविंग है, गिविंग ऑफ नॉलेज, दैट इज द बिगेस्ट गिविंग. अपार्ट फ्रॉम ही हैज डोनेटेड आई थिंक 99% ऑफ हिज वेल्थ while he is living. So I think he would have been about $250 billion worth, richest in the world, if you count all the shares he was holding of Berkshire. Today it is I think 115 or 120, because he has given away a lot of shares to Melinda Gates and other charities. If you count all the shares, it would be about $250 billion. So I think, and he has given जो है वो भी to various charities add up in different phase manners. And I think he has given $2 billion each to all the 3 kids. But basically, he has given everything while he is alive. He is actually a follower of Chuck Finney, the billionaire who wasn't. I mean, who actually gave away everything before he died. So Bill Gates and ये दोनों भाई जो हैं, ये दोनों they want to give everything while they are alive. बहुत शानदार थॉट प्रोसेस. तो नॉलेज को शेयर करना और साथ साथ अपनी वेल्थ शेयर करना, और क्या लोग कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. रामदेव सर, कोई एक और इंस्टेंस जो आपको याद आ रहा है जहाँ पर आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया तो आपको रिग्रेट हुई, या कोई रूल आपने फॉलो किया तो वो आपको बहुत अच्छा लगा बाद में कि देखिए मैंने फॉलो किया एकदम? ये था टेक्नोलॉजी का. आई मीन रियली 1999-2000 में सी पीपल टोल्ड हिम कि भाई आप बफेट साहब 99 में, एक साल पहले बिफोर कोलैप्स, तो उनको बोला कि बफेट साहब यू मस्ट अपोलोजाइज. अच्छा, वॉल स्ट्रीट ने लिखा था उस दिन, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर नॉट इन्वेस्टिंग पीपल्स मनी इन टेक्नोलॉजी कंपनीज. हाँ, इतना मतलब खराब था. नेक्स्ट ईयर तब तक सब पूरा कोलैप्स हो गया था. सो ही गॉट स्टैंडिंग ओवेशन द मोमेंट द AGM स्टार्टेड विदाउट टेलिंग एनीथिंग फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी. So you know, standing by your conviction, when you're convinced that something is grossly overpriced, what is going on is a hype, it is वही वो जो हाइप साइकिल में जो हम फंसे डिजिटल में, वही बता रहा हूँ मैं. तो वो हाइप साइकिल दे कुड राइड, सो वो बहुत जरूरी है. ओके, एक आखिरी सवाल. अब ये तो आपने जिस्ट बता दी. किसी को अगर और पढ़ने हैं वॉरेन बफेट के बारे में, और कुछ रूल्स पढ़ने हैं, तो सबसे अच्छा क्या तरीका होगा? सी, लंबा रास्ता है. आप सब पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ो एक के बाद एक. ओके, और कंपेंडियम मिलता है आजकल $25 या कुछ में मिलता है. उनका पूरा सब कंबाइंड मिलता है. दूसरा ये है कि आप स्नोबॉल पढ़ लें, आप बायोग्राफी. सो वो एक बहुत बढ़िया. आई थिंक स्नोबॉल इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकली एंड प्रॉपर, बहुत अच्छा एडिटेड है, एंड इट्स अ बायोग्राफी बाय बफेट विद हिज कंसेंट. द बायोग्राफी इज रिटन. सो वो बहुत अच्छा है. बाकी तो और बहुत सारे पुस्तकें हैं, ब्लॉग्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं. अब तो इंटरव्यूज हैं, मतलब जो उनके AGM की स्पीचेस हैं, CNBC के इंटरव्यूज हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग. रामदेव सर, आधा घंटा इतनी जल्दी निकल गया, पता भी नहीं चला. आपके साथ इतना हमने डिस्कशन किया, और आप आज हमारे साथ जुड़े और इतनी शानदार बात आपने की. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी.